दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन, इट्स सिंथेसिस, फंक्शन एंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, उसका संश्लेषण कैसे होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन, इट्स सिंथेसिस, फंक्शन एंड डिग्रेडेशन। इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है कि आयरन जो होता है एक प्रोटीन के साथ बाइंड अप करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुग्मित प्रोटीन कहेंगे। जो आरबीसी में पाया जाता है। अब ये होता कहाँ है, जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो मुख्य रूप से आरबीसी जो होती है, केवल रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और इसी के कारण इसका जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है। इसका मुख्य कार्य O2 एवं CO2 का ट्रांसपोर्ट करना होता है। वैसे तो हीमोग्लोबिन के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो काम है वो ब्लड गैसेस, खासकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड अप होगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी के विभिन्न प्रकार की सेल्स में जाकर के वहां तक जाता है, जिससे वो सेल्स जो है वो शरीर के लिए फंक्शन करती हैं प्रॉपर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में देखते हैं कि यह एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एवं 4 हीम ग्रुप होते हैं। अब इसको समझिए अच्छी तरह से कि स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है। टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कहें हम तो चतुष्कोणीय। इसके 4 फलक होंगे या 4, इस तरह से अगर हम इसको बनाएं कि जो आयरन वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके सेंटर में होगा और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बाइंड अप रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसके सिरे पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आगे एमीन ग्रुप के साथ या मीथेन ग्रुप के साथ में बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। चतुष्फल के हिंदी बोलेंगे या तो इंग्लिश में टेट्रामेरिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसमें बीच में एक आयरन आयरन का मॉलिक्यूल्स होगा जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के माध्यम से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एवं 4 हीम ग्रुप होते हैं। अब इसमें ग्लोबिन चेन, अपन ग्लोबिन वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी होती है और हीम ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो ग्लोबिन पार्ट और हीम पार्ट को मैंने अलग करके बताया है इसमें। तो सबसे पहले ग्लोबिन वाला पार्ट समझते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के नाम से स्पष्ट है कि दो इसमें जो चीजें हैं, एक तो हीम हो गया, दूसरा ग्लोबिन हो गया, दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो पहले हम ग्लोबिन वाला पार्ट समझते हैं जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ग्लोबिन पार्ट में देखिए आप क्या होता है कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। कौन कौन सी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, जिसको बीटा साइन से आप लिख सकते हो, तीसरा होता है आपका गामा, ठीक है, और चौथा होता है आपका डेल्टा। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो ग्लोबिन पार्ट का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हीम वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या चीजें होती हैं। तो हीम वाले पार्ट में सबसे पहले पोरफायरिन रिंग्स होती है जिसमें फेरस आयरन या Fe2+ भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एडल्ट हीमोग्लोबिन। जब आपने हीमोग्लोबिन के टाइप्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं। ये उसी टाइप में से एक टाइप है, जैसे एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको HbA से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी। तो कौन कौन सी श्रृंखला होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको HbA से इंडिकेट करते हैं, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला चेन हो गई, इसमें 2 अल्फा की 2 बीटा की। ये इसका नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारे बॉडी में, 95 से 98% टोटल हीमोग्लोबिन का भाग होता है। ठीक है, 95 से 98% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन का भाग कौन बनाएगा, HbA बनाएगा या एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। इसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है जिसको HbF से इंडिकेट करते हैं, इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, लेस देन 1% एडल्ट हीमोग्लोबिन में। ठीक है, एडल्ट एडल्ट में या सामान्य वयस्क में 1% से कम मात्रा इसकी होती है। लेकिन जो जन्म के समय जब बच्चों का हीमोग्लोबिन होता है तो 70 से 80% या 70 to 80% जो होता है वो
फीटल हीमोग्लोबिन होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये HbA से रिप्लेस होता जाता है, ठीक है। इसके बाद माइनर एडल्ट फॉर्म HbA2 अल्फा 2 और इसमें है गामा सॉरी डेल्टा 2, ठीक है। माइनर एडल्ट फॉर्म HbA2 कहलाता है। इसमें अल्फा 2 और डेल्टा 2 मतलब दो अल्फा और दो डेल्टा चेन से मिलकर के माइनर एडल्ट फॉर्म का निर्माण होता है। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 2 से 3.5% होती है इसकी नॉर्मल रेंज टोटल हीमोग्लोबिन। 2 to 3.5% ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है। एक बात जानने वाली बात है यहाँ पर कि अगर ये इस चेन में कोई डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बीटा थैलेसीमिया का कारण बन सकता है। आपको पता होगा बीटा थैलेसीमिया बीमारी जिसमें कि बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं और शरीर में ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट को या संबंधित व्यक्ति को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ठीक है। थैलेसीमिया नाम का रोग होता है अगर इन चेन में कोई डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कैसे होता है। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मुख्यतः बोन मैरो में डेवलपिंग आरबीसी एवं लीवर में होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से बोन मैरो के अंदर ही बनेगा। और बोन मैरो के अंदर कहाँ बनेगा, जब आरबीसी डेवलपिंग स्टेज में होती है, मतलब आरबीसी का निर्माण हो रहा होता है। और आरबीसी का निर्माण भी अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग सेल्स बनती है, नॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में जाके फिर आरबीसी का निर्माण होता है। तो जब आरबीसी अपनी डेवलपिंग स्टेज में होगी, विकास की स्थिति में होगी, उस समय उसके अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मुख्यतः बोन मैरो में डेवलपिंग आरबीसी। अब डेवलपिंग आरबीसी कौन से स्टेज की, जिसको नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट है ना, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट और फिर आरबीसी बनती है। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट के बाद वाली जो स्थिति होती है नॉर्मोब्लास्ट, उसमें हीमोग्लोबिन का बनना प्रारंभ हो जाता है, या हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है नॉर्मोब्लास्ट में। एवं लिवर में, और लिवर में कब बनेगा, जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में या गर्भावस्था की स्थिति होती है ना, उस समय फीटल में जो होता है लिवर में ही इस हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मुख्यतः बोन मैरो में डेवलपिंग आरबीसी मतलब नॉर्मोब्लास्ट एवं लिवर में फीटल स्टेज, जब फीटल स्टेज होती है बच्चे की, उस समय लिवर में ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। आगे संपूर्ण प्रक्रिया को मुख्यतः 3 स्टेप में बांटा जा सकता है। अब हीमोग्लोबिन के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं, अलग अलग 3 स्टेज में इसको या 3 चरणों में इसको बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 स्टेप्स होंगे, सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हीमोग्लोबिन का सॉरी हीम का सिंथेसिस होना, हीमोग्लोबिन बनने की तो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले इस प्रक्रिया में कौन सा स्टेप आता है, सिंथेसिस ऑफ हीम, मतलब हीम का सबसे पहले सिंथेसिस होता है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, इसके बाद जो प्रोटीन वाला पार्ट है ग्लोबिन वाला है ना, उसका सिंथेसिस होता है। तो हीम का संश्लेषण हो गया, ग्लोबिन का संश्लेषण हो गया। अब इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के असेंबली से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो हीम वाले पार्ट का सबसे पहले निर्माण होगा, फिर ग्लोबिन वाले पार्ट का निर्माण होगा। देखिए ये ग्रुप 5 की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जब होता है, संश्लेषण होता है, तो सबसे पहले या सबसे बाद में किसका निर्माण होता है। तो अब देख लेते हैं हम कि सिंथेसिस ऑफ हीम कैसे होता है। तो ये भी अलग अलग इसकी प्रोसेस है, अलग अलग चरणों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ हीम कैसे होता है, देखिए हीम सिंथेसिस 2 स्थानों पर होता है। कौन कौन से 2 स्थान है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। हीम का जो निर्माण होगा वो पहले माइटोकॉन्ड्रिया में या तो साइटोप्लाज्म में, इन 2 स्थानों पर हीम का निर्माण होता है सबसे पहले। इसकी प्रोसेस क्या है, तो पहला जो चरण होगा, सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन प्लस सक्सिनिल कोएंजाइम है। मतलब ग्लाइसिन जो होता है एक तरह से एमिनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो सबसे पहले किसका कंडेंसेशन होगा, किसका संघनन होगा, ग्लाइसिन आपस में आकर के क्या होंगे, ये ग्लाइसिन का निर्माण होता है, जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, गामा एमिनो लेबुलेनिक एसिड, ठीक है, ALA का निर्माण करता है। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो इस तरह की प्रक्रिया, ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है उसका कंडेंसेशन होगा, उसका संघनन होगा, जो सक्सिनिल कोएंजाइम के साथ एक रिएक्शन बनाएगा, और किस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, अल्फा एमिनो या सॉरी गामा एमिनो लेबुलेनिक एसिड, इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, एमिनो लेबुलेनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो होगा इसके लिए उत्तरदायी होता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए। और कोफैक्टर विटामिन B6 जो भी है वो भी इस प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सेकेंड चरण में क्या होगा, इसमें जो एमिनो
लेबुलेनिक एसिड का निर्माण होता है, ये एमिनो लेबुलेनिक एसिड प्रो पोर्फोबिलिनोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, यूरोपोर्फिलिनोजन थर्ड का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए अच्छे समझिए, पहली प्रक्रिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं। हीम का सिंथेसिस कैसे होगा, तो हीम का सिंथेसिस मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसमें जब पहली प्रोसेस समझेंगे अपन, पहला पॉइंट, तो सबसे पहले ग्लाइसिन का कंडेंसेशन हो, ग्लाइसिन का संघनन होगा, मतलब ग्लाइसिन जो होगा वो इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है। और किसके साथ शुरुआत करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ में मिल करके, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ मिल करके क्या बनाएगा, ये डेल्टा एमिनो लेबुलेनिक एसिड का निर्माण करता है। पहला प्रोडक्ट बनता है डेल्टा एमिनो लेबुलेनिक एसिड। अब ये डेल्टा एमिनो लेबुलेनिक एसिड क्या करेगा, पॉर्फोबिलिनोजन के साथ में मिलकर के क्या निर्माण करेगा, यूरोपोर्फोबिलिनोजन थर्ड का निर्माण करेगा, जो आगे किसमें बदल जाएगा, कोपोर्फोबिलिनोजन थर्ड में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो पोरफायरिन थर्ड होता है, वो क्या बनाता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, चौथा स्टेप जो है वो प्रोटोपोरफायरिन 9 जो होता है, फेरस के साथ में, फेरस आयन के साथ में कंबाइन होकर के एक हीम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो होता है वो हीम का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, अब बी नंबर जो हमने पढ़ा था, सेकेंड जो इसका स्टेप था, वो तो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जो है वो ग्लोबिन चैन राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो जो ग्लोबिन चैन आपको मैंने पहले बताया कि जो हीम वाला पार्ट है वो कहाँ बनेगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में या माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो ग्लोबिन का संश्लेषण होता है, ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसाइज होगा वो कहाँ पे होगा, राइबोसोम के अंतर्गत होता है। ठीक है, आपने वैसे ही पढ़ा होगा ना, प्रोटीन का जो संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। सेल के किस ऑर्गेनेल में होता है, राइबोसोम में होता है। तो ये वही है, ग्लोबिन चेन जो है वो राइबोसोम में सिंथेसाइज होती है। अब किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जो होता है कि जीन जो होता है ना, जीन के कंट्रोल में सिंथेसिस ये प्रक्रिया होती है। कौन से जीन के कंट्रोल में ये प्रक्रिया होगी, अल्फा ग्लोबिन जीन। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना, बीटा थैलेसीमिया वाला जेनेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि अगर हीमोग्लोबिन की चेन में या किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस उत्पन्न होते हैं तो जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो इस प्रकार ग्लोबिन जो चेन होती है, मैंने आपको बताया अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 प्रकार की चेन होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है केवल जीन के कंट्रोल में होगी, और जरा सा भी डिस्टर्बेंस अगर इनमें कहीं पे किसी भी स्टेप में होता है तो जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो सामने आते हैं। तो ग्लोबिन चेन राइबोसोम में सिंथेसाइज होती है और ये सब कुछ जीन के कंट्रोल में होता है। कौन सा जीन के कंट्रोल में होगा, अल्फा ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम 16, बीटा ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम 11। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, खासकर ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्फा ग्लोबिन जीन जीन जो होगी इसमें क्रोमोसोम 16 इसके लिए उत्तरदायी होगा, और बीटा ग्लोबिन जीन के लिए क्रोमोसोम 11 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जीन के कंट्रोल में ग्लोबिन सिंथेसिस होता है। इसके बाद जब आपका हीम वाला पार्ट का निर्माण हो गया, सिंथेसिस हो गया और ग्लोबिन का सिंथेसिस हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, असेंबल होंगे या कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है वो इसी के लिए असेंबली ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीम और ग्लोबिन चेन कंबाइन होकर के फंक्शनल हीमो एचबी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो गया। अगर आपको वीडियो में कहीं पर किसी चीज में टॉपिक है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि कहां पर आपको कुछ डाउट हो रहा है और उसे मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन लंग से O2 या ऑक्सीजन को बाइंड करके HbO2 बनाता है। HbO2 आपको पता है क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य जो है वो सांस जब लेते हैं ना, ऑक्सीजन जब फेफड़ों में जाती है, लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड अप करता है और HbO2 बनाता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है ये HbO2, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, एवं शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं या ऊतकों तक इसे पहुंचाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, टिश्यूज से या शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाता है, जहां से उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया इसमें जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड अप होगा तो क्या बोलेंगे, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको। ठीक है, तीसरा है बफरिंग एक्शन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 बनाए रखने में मदद करता है। बफरिंग एक्शन इसको बोलते हैं, बफर से बना हुआ है। बफर मतलब एक तरह से न्यूट्रल या उदासीन भी कह सकते हो। तो हीमोग्लोबिन ब्लड का पीएच मान 7.4 कैसे बनाए रहेगा,
शरीर में क्या होगा, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होंगे उसको शरीर से बाहर करके, ठीक है, उसके पीएच मान को ये कंट्रोल करके रखता है। चौथा नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल या एक तरह से कहें कि पोषक तत्वों का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एचबी के साथ ही होता है, एचबी के द्वारा होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न टिश्यूज तक, सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को परिवहन कर रहे हैं। एक तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन में ही ये इसका फंक्शन जो है वो काउंट होगा। नेक्स्ट आपका हेल्प इन एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में मदद करता है। देखिए आपने पढ़ा होगा ब्लड के फंक्शन, कोई बहुत इजी है ये टॉपिक, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट करके अगर प्रेजेंट करेंगे तो आपको इसको, इसके जो आंसर के जो नंबर है वो ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान उत्पन्न होने वाले वेस्ट एवं टॉक्सिक एलिमेंट को शरीर से बाहर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसा मैंने अब आपको बताया कि जब टॉक्सिक एलिमेंट को या जो भी वेस्ट मटेरियल उसको शरीर से बाहर ये ट्रांसपोर्ट करके करेगा, संबंधित ऑर्गन तक पहुंचाएगा और वहां से इसको शरीर से बाहर किया जाएगा, तो उससे बहुत सारी चीजें मेंटेन होगी। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है, वाटर बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, पीएच जो होगा वो बैलेंस होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें से हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो बैलेंस की जाती हैं या इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, शरीर में जल का नियमन करके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में हेल्प करता है। तो ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के फंक्शन, हीमोग्लोबिन और ब्लड के फंक्शन लगभग सेम ही होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमने हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस देख लिया, उसके फंक्शन देख लिया, अब डिग्रेडेशन की, ये विघटन कैसे होता है, ये नष्ट कैसे होता है। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि जब आरबीसी का जीवन काल या लाइफ, जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन की, जब वो पूरी हो जाती है तो वो नष्ट होने लगती है, तब उन्हें स्प्लीन और लीवर के मैक्रोफेज क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इनके साथ साथ आरबीसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी जो है उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है ना। प्रोसेस स्पेलिंग मिस थी। तो जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन पूरा हो जाता है तो उन्हें स्प्लीन, लिवर के मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसका स्टेप वाइज डिग्रेडेशन समझते हैं एक एक चरण में कि किस प्रकार से इसका डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे पहले ग्लोबिन पार्ट वाले का कैसे डिग्रेडेशन होगा, तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ग्लोबिन पार्ट जो होता है, क्योंकि ये किससे मिलकर के बना है, ग्लोबिन पार्ट एक प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जब ग्लोबिन पार्ट को, जो प्रोटीन वाला पार्ट है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने पे वही इकाइयां निकलेंगी जिनमें से वो मिलकर के बना है। तो एमिनो एसिड से अगर ग्लोबिन मिलकर बना है, जब ग्लोबिन को आप ब्रेक डाउन करोगे तो वापस से वो एमिनो एसिड में निकल के आएगा सामने। ठीक है, तो ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, जो पुनः प्रोटीन सिंथेसिस में उपयोग होता है। अब ये कहाँ जाएगा, वापस से प्रोटीन, नए प्रोटीन के निर्माण में ये वापस से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर होता है ग्लोबिन पार्ट का निर्माण। अब दूसरा हीम वाला पार्ट है, तो हीम वाले पार्ट में क्या है, आयरन है, तो आयरन Fe2 प्लस फेरिटीन या हीमोसेलेनिन के रूप में स्टोर हो जाता है, जो बोन मैरो में वापस जाता है। आयरन वाला पार्ट क्या होगा, फेरिटीन के रूप में, आपने पढ़ा होगा ना सीरम फेरिटीन का टेस्ट बायोकेमिस्ट्री में, तो यही है आयरन वाला जो पार्ट जब ब्रेक डाउन होता है तो ये फेरिटीन में या हीमोसिडेरिन के रूप में स्टोर होता है, जो बोन मैरो में वापस जाता है और वहां से नए हीमोग्लोबिन के निर्माण में वापस इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग ये मुख्य रूप से बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगी, जो एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम इसको जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिर बिलीवर्डिन क्या होगा, ये बिलीवर्डिन एक तरह से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है, बाइल पिगमेंट्स, आपको पता होगा ना, बाइल पिगमेंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन में ये भी कन्वर्ट होगा किस एंजाइम की सहायता से, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से। अब जो बिलीरुबिन होगा वो लिवर में कॉन्जुगेटेड होकर बाइल में एक्सट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये इसका डिग्रेडेशन है। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एनीमिया, एनीमिया आप सभी को पता है, खून की कमी सामान्य भाषा में। ठीक है, जब एचबी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, शरीर में अगर आयरन की कमी है तो उसकी वजह से भी एचबी कंसंट्रेशन कम हो सकता है, या जेनेटिक डिफेक्ट जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी एचबी कंसंट्रेशन कम होगा और एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, एचबी कंसंट्रेशन बढ़ना, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति में आता है। काफी गंभीर रोग है ये भी, और पॉलीसाइथीमिया भी कई प्रकार का होता है, जैसे पॉली प्राइमरी और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इसके बारे में कभी जब वीडियो बनाएंगे पॉलीसाइथीमिया तो बताऊंगा डिटेल में। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ना, जैसे कि हाइपॉक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की बंधता जब हीमोग्लोबिन से कम हो जाती है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हीमोग्लोबिन जो है वो O2 के साथ बाइंड अप होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है,
तो हाइपॉक्सिया, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, बोन मैरो डिसऑर्डर्स होंगे, तब पॉलीसाइथीमिया की समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है मेथमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। Fe2+ मतलब आयरन वाला जो मॉलिक्यूल्स, आयरन वाला जो पार्ट है, तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन होकर Fe3+ में बनना, ठीक है। Fe2+ जब ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ का रूप धारण कर लेगा, जिससे O2 बाइंडिंग क्षमता घट जाती है, मतलब ये Hb के साथ जो O2 बाइंडिंग क्षमता ये कम हो जाती है, उसकी वजह से मेथमोग्लोबिनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जॉइंटिस, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का बाई प्रोडक्ट बिलिरुबिन बढ़ना। ये सामान्य रूप से तो सामान्य अवस्था में जब हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता तो जॉइंटिस नहीं होता, लेकिन कई प्रकार की बीमारी जैसे एनीमिया किसी को हो रहा है, सिकल सेल हो रहा है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि एचबी मॉलिक्यूल जब डिग्रेड होते हैं, टूटते हैं, तब कभी कभी क्या होता है कि बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी जॉइंटिस हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन, इस पूरे टॉपिक का, पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन समझते हैं कि हीमोग्लोबिन एक अत्यंत आवश्यक मॉलिक्यूल है जो जीवन को सस्टेन करता है। इसका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन का संतुलन ही नॉर्मल ब्लड फिजियोलॉजी के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसके फंक्शन और डिग्रेडेशन के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।